अस्सलाम वालेकुम। यार कमाल हो गया भाई। हरियाणा के एक छोटे से गांव का लौंडा सिर्फ 23 साल की उम्र में 130 करोड़ इंडियंस और पता नहीं तकरीबन इतने ही दूसरे कंट्रीज जो जिन कंट्रीज ने इस इवेंट में हिस्सा लिया जेवलिन थ्रो के, और यकीनन उसमें पाकिस्तान भी था और जितने कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उन सब कंट्रीज के लोगों ने बैठ के इसी तरह अपने लड़कों के लिए मैच ये सारा इवेंट देखा होगा। और यकीनन मेरी तरह और पाकिस्तान के तमाम लोगों की तरह उन तमाम कंट्रीज के लोग भी उस बच्चे से उतने ही इम्प्रेस हुए होंगे। इंडियंस का तो जाहिर सी बात है जज्बात बिल्कुल अलग होंगे। इंडियंस के अपने उस हीरो को नीरज चोपड़ा को लेके जो एहसासात होंगे या जज्बात होंगे, जाहिर है वो हमारे नहीं हो सकते। बट जो इम्प्रेस हम जितना इम्प्रेस हुए हैं, यकीनन इंडियंस उतने इम्प्रेस नहीं होंगे क्योंकि उनका वो बच्चा है। हमको मतलब लग रहा था कि यार ये क्या कैरेक्टर आ गया है। उस बच्चे की एनर्जी, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो जिस तरह उसने पहली दफा एंटर हुआ है अरीना में और जितना कॉन्फिडेंट वो था, और फिर जो उसने अपनी पहली थ्रो की, वो सब मतलब शो कर रहा था कि यार ये लड़का, ये मतलब प्लान नहीं है, ये चैंपियन बनने आया है और ये चैंपियन बन के ही बाहर जाएगा। क्योंकि जाहिर है पिछले राउंड से भी वो टॉप करके आया था और नंबर 1 वो ऑलरेडी था। फिर उसने आगे जो अपनी पहली थ्रो की, मैं अपना अगर बताऊं कि मैं उस वक्त जब ये इवेंट स्टार्ट हुआ है तो उस वक्त इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा था, मैं वो देख रहा था। तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मेरे मुझे बराबर वाले क्यूबिकल में से कमेंट्री की आवाज आई, तो मैं उठ के गया। तो मैंने कहा फिर मुझे याद आया कि यार वो अरशद नदीम का, क्योंकि हमें वो था कि जी अरशद नदीम है तो शायद पूरा पाकिस्तान उसमें लगा हुआ था कि अरशद नदीम को देखना है। तो मैं जाके उसके पास, अपने कलीग के पास गया। मैंने कहा यार क्या हुआ? तो उसने कहा कि अभी अरशद नदीम नहीं आया। मैंने कहा ये बताओ वो इंडियन का क्या हुआ, इंडियन ने क्या फेंक दिया? तो उसने कहा हाँ उसने 87 मीटर फेंका है। मैंने कहा बस भाई, अब नहीं करता कोई इससे आगे। मैं उसको एग्जैक्टली ये कोई मतलब इसमें वो नहीं है, कोई एग्जैजरेशन नहीं है। मैंने कहा यार ये 87 के आगे कोई नहीं फेंकेगा, ये बहुत हो गया। अब ये लड़का मतलब ये हो गया, फाइनल चैंपियन है यार। तो फिर खैर मैंने जब देखा तो पहला उसने किया 87.3, फिर जब वो सेकंड टाइम पर आया है और उसने वो 87.58 की थ्रो करके जिस तरह उसने सेलिब्रेट किया है, तो मतलब अंदाजा हो गया था कि यार ये बच्चा चैंपियन बन गया। ये जो जितनी भी उसकी मेहनत है बच्चे की, ये एक दिन की नहीं है। अगर वो एक दिन में सेंसेशन जरूर बन गया है पूरी दुनिया में, बट उसकी अगर हम बैकग्राउंड में जाते हैं देखते हैं तो इस आज के एक दिन के लिए उसकी कितनी एफर्ट्स हैं, कितनी मेहनत है, कितने वो मेडल्स पहले जीत चुका है। 16 साल की उम्र में वो बच्चा आईएएफ का चैंपियन बन गया था। 2017 2018 में उसने गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम में, फिर कॉमनवेल्थ गेम में 2018 में गोल्ड मेडल जीता। फिर इंडियन आर्मी में वो कमीशन ऑफिसर उसको बनाया गया इसी बेस के ऊपर। तो मतलब उस बच्चे का जो है वो बैकग्राउंड है इतना कि वो डिजर्व करता था यहाँ तक पहुंचना, और पहला एथलीट बना, फील्ड एथलीट बना जो कि इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया। तो मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत मुबारक हो नीरज चोपड़ा को भी और जितने इंडियन हमारे दोस्त हैं उन सबको। और मैं ये देख रहा था कि कल तक मैं उसको फॉलो इंस्टा पे और ट्विटर पे मैं उसको देख रहा था कि कल तक उसके ट्विटर पे उसके कोई तकरीबन 88 पॉइंट समथिंग उसके कुछ फॉलोअर्स थे, और आज वो तकरीबन जो है वो 2.5 लाख फॉलोअर्स क्रॉस कर गया है ट्विटर पे। लेकिन जो मजे की और जो कमाल की बात हुई है वो हुई है उसके इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोग ने देखा हो जिन लोगों ने, तो उसका इंस्टाग्राम में आज के दिन में जो चेंज आया है, कल तक उसका इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर्स थे वो थे कोई तकरीबन 2.25 लाख फॉलोअर्स, और आज उसके इंस्टाग्राम पे 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और हम सबको पता है कि जो इंस्टाग्राम जो है वो मतलब लड़कियां बहुत ज्यादा यूज करती हैं। तो यकीनन फिर उसकी जो, अगर आप कमेंट्स में जाएं तो जो लड़कियों की भरमार लगी हुई है और जो कमेंट्स आ रहे हैं, इवन उसमें उसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी हैं, फीमेल सेलिब्रिटीज जिन्होंने उसको कंग्रेट्स किया हुआ है, उसको फॉलो किया हुआ है। तो मतलब इस वक्त नीरज चोपड़ा जो है वो इंडिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर बन चुका है। 23 साल की उम्र में वो लड़का इस वक्त इंडिया का ओवरऑल स्पोर्ट्स का इस वक्त सबसे बड़ा स्टार हो चुका है वो लड़का।
ठीक है, हम क्रिकेटर्स की बात करते हैं, विराट कोहली, सचिन, सब अपनी जगह, बट जो अचीवमेंट इस लड़के ने इंडिया को दिलाई है वो जाहिर सी बात है बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ सब लोगों को और इंडियंस को, हमारे दोस्तों को, कि उनके कंट्री में एक ऐसा हीरा पैदा हुआ। थोड़ी सी मैं बात करूंगा हमारे कंट्री के अरशद नदीम की, जो इसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने भी। मैं सच्ची बात में बताऊं कि अरशद नदीम के लिए लोग ज़ाहिर एक्साइटेड थे बहुत, और सब कुछ था। वो जब वो बंदा आया है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसकी जो थ्रो थी, दो उसने फाउल्स भी कर दिया, तो उससे अंदाजा ये हो रहा है कि एक तो जाहिर है वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। ठीक है, वो छठे टॉप टॉप 8 में उसने क्वालिफाई भी किया, सब किया, बट मुझे लगता है कि यार जाहिर है अभी हम उसकी उतनी बात नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो ब्रॉन्ज या सिल्वर लेकर आया होता तो मैं भी इस वक्त चीख रहा होता, उछल रहा होता, बहुत खुश होता। बट मुझे लगता है कि अभी उसको बहुत टाइम चाहिए, एटलीस्ट ये 4 साल तो चाहिए ही चाहिए नेक्स्ट ओलंपिक में जाके अपना अपने आप को प्रूव करने के लिए। और फिर जब हम मुझे थोड़ी सी शिकायत ये भी है कि जब हम बात करते हैं अपने एथलीट्स की जो अभी गए थे इस ओलंपिक में, जिन्होंने पार्ट लिया है, 10 लोग थे, वो तकरीबन सभी हार गए। हम मतलब पाकिस्तान को कोई एक ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं मिला। तो अगर हम उनको ये बोलते हैं कि जी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेला, वेल डन, वी आर प्राउड ऑफ यू, तो मुझे ये लगता है कि यार हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपनी उस एसोसिएशन को भी प्रेज कर रहे हैं या थैंक यू कर रहे हैं, जिसका इनमें इसमें कोई रोल नहीं होता। तो बजाय इसके कि हम इन लोगों को प्रेज करें, हम उस एसोसिएशन को क्यों कंडेम नहीं करते कि जिसने हमारे एथलीट्स का ये हाल किया हुआ कि भैया, यकीनन जब किसी एथलीट के कामयाबी के पीछे एक एसोसिएशन होती है, तो फिर एक जो है वो एथलीट की फेलियर के पीछे भी एक एसोसिएशन होती है। और इन तमाम हमारे एथलीट्स की फेलियर के पीछे हमारी वो एसोसिएशन है, वो स्पोर्ट्स बोर्ड है, जो इनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जब हमारे यहाँ इस किस्म का माहौल बन जाएगा अदर स्पोर्ट्स के लिए कि एथलीट्स को सपोर्ट मिल रही होगी, उनके पीछे पैसा लग रहा होगा, उनको प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनर्स के साथ ट्रेनिंग मिल रही होगी, फिर जब वो लोग जाएंगे, खेलेंगे, जीतेंगे, तो एक अलग ही माहौल होगा। अभी इसलिए मैं अपने मुबारकबाद वाले कमेंट्स अरशद नदीम के लिए रिजर्व कर रहा हूँ। तो अब आते हैं आज के इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच पे। शुरुआत में 2 विकेटें लेने के बाद यूं लग रहा था कि इंडिया शायद लंच वंच के बाद बैटिंग पर आ जाएगा, बट जो रूट ने आके जो है वो बिल्कुल ही मैच का नक्शा ही बदल दिया। जो रूट ने जिस तरह से खेलना शुरू किया, लग ही नहीं रहा था कि यार ये वही इंग्लैंड की बैटिंग साइड है जो पिछली इनिंग में इस तरह से स्ट्रगल कर रही थी। और खैर जो रूट ने पिछली इनिंग में भी बहुत अच्छा खेला, हाईएस्ट स्कोरर थे, बट आज जिस तरह सेकेंड इनिंग में जो रूट ने इनिंग को बिल्ड किया और वो लेके चला, तो वो बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छा था। इंडियन बॉलर्स नो डाउट दूसरे बल्लेबाजों पे छाए हुए थे, बट जो रूट अलग ही अपना गेम खेल रहा था, जो क्लास उसकी शो कर रहा था, लग रहा था, पता चल रहा था कि यार ये आदमी है, इसकी क्लास है, ये इसीलिए वर्ल्ड क्लास या इसको जो है वो लेजेंड या मास्टर नहीं कहा जाता, वाकई उसने प्रूव किया। बट साथ साथ अगर हम बात करें इंडियन बॉलर्स की, शामी की मैं बात करूंगा। शामी आज मुझे थोड़े से ऑफ कलर लगे। 16 ओवर किए शामी ने, 72 रन दिए, आखिर में एक विकेट भी मिली, बट शामी में आज नजर नहीं आया वो शामी जो होता है। लेकिन आज जाहिर है बुमराह तो है प्रूवन परफॉर्मर, बुमराह पर अभी बात करते हैं। आज के दिन में जिस बॉलर ने मुझे बहुत इंप्रेस किया वो था मोहम्मद सिराज। मतलब 25 ओवर करवाए आज उस लड़के से कोहली ने पूरे दिन में, 25 ओवर, 84 रन, 2 विकेट्स। और मतलब कहीं किसी एक ओवर में उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं लगी कि यार वो थक गया हो, शोल्डर ड्रॉप हो गए हो उसके। वही टिपिकल फास्ट बॉलर्स वाली एग्रेशन, वही आके बॉलर बैट्समैन को चैलेंज करना, जैसे टॉम करन के साथ उसकी हुई मुंह मारी, हम जिसको अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, जुमलेबाजी हुई, वर्ड्स एक्सचेंज हुए। और मतलब वो बंदा मुझे लगा कि हाँ यार है, उसमें पोटेंशियल है, और जाहिर है फिर कप्तान की सपोर्ट उसके साथ होती है। और लेकिन ऐसे ही नहीं कप्तान सपोर्ट करता जब तक कोई टैलेंट ना हो या एग्रेशन उसमें नजर आया। फिर बात करते हैं शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर 13 ओवर, 37 रन, 2 विकेट्स, जिसमें एक बटलर की विकेट थी, यकीनन बहुत कीमती विकेट थी। अच्छा, एक चीज मैंने देखी, जब जैसे ही जो रूट 90s में आया,
कोहली ने एक एंड से शार्दुल ठाकुर को लगा दिया, क्योंकि पिछली इनिंग में शार्दुल ठाकुर ने जो रूट को आउट किया था, और शार्दुल ठाकुर ने अपने जब उस स्पेल की पहली बॉल आगे एग्जैक्ट उसी जगह फेंकी जहां पे उन्होंने पिछले इनिंग में आउट किया था जो रूट को, बट जाहिर है वो जो रूट वो बॉल खेल गए। बट मैं यहाँ कोहली की कप्तानी की दाद देता हूँ कि एक एंड से 65वें, मेरे ख्याल से 65वां ओवर था जब शार्दुल ठाकुर आए हैं और बॉलिंग करने, जब जो रूट 90s में आए, और कुछ 76वें ओवर तक शार्दुल ठाकुर एक एंड से बॉलिंग करते रहे हैं जब तक जो रूट की सेंचुरी नहीं हो गई। दूसरे एंड से बॉलर्स बदलते रहे, लेकिन एक एंड पे शार्दुल ठाकुर लगे रहे, और उसमें बटलर की उनको विकेट मिल गई, और जाहिर है बटलर अपनी गलती से आउट हुए, लेकिन बॉल भी बहुत अच्छा था। बटलर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो बॉल इतनी क्लोज होगी विकेट से, और वो उसको लीव करना चाहते थे, बट वो नहीं हो सकी। खैर, तो वो बहुत कीमती विकेट मिली। शार्दुल ठाकुर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, चैनल पे बॉलिंग करता रहे मुसलसल, जो रूट को फंसा के रखा, और कोई जो रूट जो है वो 90 से 100 तक कोई 8-10 ओवर तो खेल गए होंगे वो, जब उन्होंने सेंचुरी अपनी कंप्लीट की। उसके बाद फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे जो रूट की सेंचुरी का वेट कर रहे हैं विराट कोहली के, यार इस नर्वस 90s में जो रूट आउट हो जाए, बट वो नहीं हुए, और जो रूट सरवाइव कर गए और वो अपना सेंचुरी कर गए। उसके बाद फिर विराट कोहली भी ऐसा लगा रिलैक्स हो गए, उन्होंने कुछ और प्लान कर लिया है, और वो भी जाके बाहर बैठ गए, और फिर शार्दुल ठाकुर का वहां से हटा दिया गया, और फिर जडेजा और सिराज ने बॉलिंग की है, और फिर 80 ओवर तक मुझे ऐसा लगा कि पता है कोहली को कि यार अब मैंने क्या करना है नेक्स्ट। 80 ओवर में नई बॉल आई है और बुमराह है, और बुमराह ने आके मैच का नक्शा बदल दिया। तो ये एक कप्तान की प्लानिंग नजर आई आज मुझे। और फिर जाहिर है जिस तरह बुमराह ने बॉलिंग की, पंजा लगाया इस इनिंग में, 4 विकेटें पिछली इनिंग में ली, 9 विकेटें ऑलरेडी हो गई हैं, तो मैन ऑफ द मैच अगर इंडिया यहाँ से जीतता है तो मैन ऑफ द मैच तो बुमराह ही है। अब बात करते हैं बैटिंग की। केएल राहुल अपना जिस तरह खेलते हैं उसी तरह खेल रहे थे, बस एक बॉल पड़ गई ऐसी कि आउट हो गए वो, लेकिन फिर भी खैर वो कोई 26 रन तो बना के चले गए थे। तो अब शर्मा जी और पुजारा जो है वो उन पे जाहिर है सारा अभी फिलहाल डिपेंड कर रहा है। कोई इतना, मेरे ख्याल से अगर कल का मौसम ऐसे ही रहता है जिस तरह आज का मौसम था, पूरा दिन खेल होता है, और जिस तरह से आज विकेट ने बिहेव किया, तो मेरे ख्याल से इंडिया ये मैच इजीली जीत जाएगा, क्योंकि पुजारा और रोहित शर्मा विकेट पे खड़े हुए हैं। पुजारा जो है इंडियन टेस्ट टीम का एक सुतून समझा जाता है पुजारा को। जिस आदमी ने 18 सेंचुरीज की हुई हो, 29 50 की हुई हो, ठीक है अभी उसका एक बैट पैच चल रहा है, पिछली 10-12 इनिंग्स में सिर्फ एक ही 50 है, उसके अलावा 21 पुजारा का हाईएस्ट स्कोर है पिछली 10-12 इनिंग्स में। तो लेकिन पुजारा के टैलेंट या पुजारा के गेम से किसी को इनकार नहीं है कि वो यहाँ से इंडिया को रोहित शर्मा के साथ मिलकर मैच जिता नहीं सकता। और फिर यकीनन पीछे उसके विराट कोहली भी हैं और अजंक्य रहाणे भी हैं, तो मेरे ख्याल से पुजारा और रोहित शर्मा ये मैच निकाल देंगे, अगर कल पोजीशन वेदर की ऐसे ही रहती है। और अगर पुजारा नहीं भी कर पाता तो मेरा नहीं ख्याल कि पुजारा को ड्रॉप करना या उसके बारे में ऐसा सोचना भी बनता है, क्योंकि अभी इंडिया की जो टेस्ट टीम की बेंच पे जो लोग भी बैठे हुए हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक मैच के बाद 5 टेस्ट सीरीज के एक मैच में अगर पुजारा नहीं चलता है तो उसको रिप्लेस कर दे बेंच पे बैठा कोई भी एक आदमी। तो मेरे ख्याल से अगर तो कल जो भी मामला रहते हैं तो इंडिया को इजीली ये 159 रन चेस कर लेने चाहिए। एक पूरा दिन इंडिया की ऑलमोस्ट पूरी बैटिंग, जिसमें विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे भी बैठे हुए हैं, रोहित शर्मा और पुजारा विकेट पर खड़े हुए, तो इंडिया के लिए कल इंशाल्लाह आई होप के इजी विन होगी। तो देखते हैं कि क्या होता है। ऑल द बेस्ट फॉर इंडिया एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर नीरज चोपड़ा के उन्होंने गोल्ड जीता अपने कंट्री के लिए, और तमाम मेरे दोस्तों को मुबारकबाद। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।